नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग शुरू करते हैं कुलम्ब्स फोर्स विद मैकेनिक्स। सर ये कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, कुलम्ब्स लॉ और मैकेनिक्स। यस बेटा, हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्लास 12 के जो कुलम्ब्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको क्लब करेंगे क्लास 11 के सारे टॉपिक के साथ। क्लास 11 अगर आपको याद होगा तो पहला चैप्टर था बेटा यूनिट एंड डायमेंशन, आफ्टर देन वेक्टर। वेक्टर जहां पे आया वहां पे कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा बेटा, कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी मेरा 11 यहाँ पे 10 तक हो चुका है बेटा। 11th नंबर टॉपिक मेरा वही है, कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यूनिट डायमेंशन सर ऑलरेडी करा चुके। यूनिट डायमेंशन किसका किसका बेटा, परमिएबिलिटी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, रिलेटिव परमिटिविटी का, फोर्स चार्ज का, ये सब का यूनिट आप लोग जानते होंगे। फिर वेक्टर में पढ़ाएंगे बेटा पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन और कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद आ जाइएगा तो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या क्या डील करते थे बेटा, याद है, स्ट्रेट लाइन मोशन को डील करते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करते थे। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन, 1D 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर क्या था, न्यूटन्स लॉ। उसके बाद क्या था बेटा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वर्क, पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM, वो सब के साथ यहाँ पे क्लब करेंगे। और आपको हेडेक लेने का जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ क्लास 11th का नीड होगा वहाँ वहाँ हम पहले एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ये मानते हुए कि क्लास 11th में आप लोग जो पढ़े थे वो अभी आपके मेमोरी में नहीं है, या कुछ बच्चे बिल्कुल ही स्किप कर गए इस लॉकडाउन में, तो हम कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उसका देते हुए चलेंगे बेटा। तो अब हम कुलम्ब्स फोर्स को क्लब करेंगे मैकेनिक्स में। सर कुलम्ब्स फोर्स मींस एफ को बैलेंस कौन करेगा बेटा, फोर्स मींस जहां जहां मैकेनिक्स में फोर्स का यूज हुआ है वहां वहां हम कुलम्ब फोर्स के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अंदर में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, बस मैंने आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया बताया कि किस वे में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे प्रॉब्लम्स को। चूँकि आपको हम बताए थे कुलम्ब्स लॉ में अभी 50-60 आप काउंट कर लीजिएगा बोर्ड पे, मोर देन 60 प्रॉब्लम से भी ज़्यादा आपके कॉपी में आ जाएगा यहाँ के नोट से। तो आप एक एक प्रॉब्लम को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। जब डीप में जाएंगे तो उसको और पूरी तरीक़ा से, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन्स कुलम्ब्स लॉ को अटैच करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यहाँ 2 टर्म लिखा हुआ ऑसिलेशन, SHM, तो हम पूरी तरीके से डील करेंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है, SHM क्या होता है, ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होता है, SHM का इक्वेशन क्या होता है, तभी हम आगे पूरी तरीके से बढ़ पाएंगे। स्टेबिलिटी क्या है, अनस्टेबिलिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फोर्स क्या है, ये सब कुछ डील करेंगे। जस्ट लाइक अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में आए तो बता देंगे आपको बॉयंसी फोर्स क्या होता है, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। अगर डीप इन वाटर करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, तो कम से कम इतना आपको पता है कि एंगल साइड कॉस थीटा और अदर साइड साइन थीटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एफ ऑफ एयर बिल्कुल आपका क्लियर है सर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर ये चीज क्लियर है। मीडियम में क्या होगा बेटा, मीडियम में कुछ नहीं करते हैं, क्या कर लेते हैं सर, एप्सिलॉन के जगह पे क्या करते हैं बेटा, एप्सिलॉन ले लेते हैं। और एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। तो एफ ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं बेटा, एफ ऑफ एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फोर्स को बेटा बैलेंस करना है, या तो एयर में या तो मीडियम में। जस्ट लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मीडियम आ जाएगा। तो मीडियम या एयर इसी तरीके से आपको डील करना है। मीन्स डिफरेंट फार्मूला ऑफ फोर्स इन डिफरेंट चैप्टर या सिचुएशन में मिलेगा आपको मैकेनिक्स में। तो फोर्स के साथ क्या कंबाइंड कर दोगे बेटा, फोर्स को। क्लियर है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है चीज़ें। सबसे बेसिक फार्मूला जो हर बच्चे जानते हैं क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए हम कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे, अननेसेसरी काउंटिंग नहीं बढ़ाएंगे हम यहाँ। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, हो सकता है रिपल्सन हो, अट्रैक्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो। तो ड्यूरिंग म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो अगर फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली है उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो पूछा जा सकता है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्या करोगे बेटा, फोर्स कुलम्ब लॉ को किससे बैलेंस कर दोगे, एम में से बैलेंस कर, इक्वल टू एम में, और एम में के बैलेंस किसको कर देंगे बेटा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर वो पार्टिकल एयर में रहेगा तो सर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम में रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर हो गया। अगर एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, वेलोसिटी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है,
ऑब्वियसली अब वो डायमेंशन कहाँ चला गया बेटा, वन डायमेंशन में प्रॉब्लम जाएगा, तो आप आराम से एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक टाइप का तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। ये कभी भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालने के लिए पूछे तुरंत ms इक्वेट करेंगे, और उसके बाद डिफरेंट आपको भी पता है बेटा, a इज इक्वल टू आपको भी पता है dv/dt होता है। एक फार्मूला तो आपको भी पता है a इज इक्वल टू dv/dt, और एक फार्मूला होता है v dv डिवाइडेड बाई dx। क्लियर है ना, ये कहां से आता है, क्या करना है बेटा, यहां पे देखो फिर से बता देते हैं, dv/dx कर दो इंटू dx/dt कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए dx/dt को क्या लिख देंगे, v इंटू dv/dx, यही हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया बेटा, तो समझ में आ गया कि फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम कहां से बैलेंस करेंगे, ma से बैलेंस कर लेंगे। क्लियर। और अगर वेलोसिटी कभी पूछता है और थोड़ा एक्सेलरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो जहां वेलोसिटी किसी चार्ज पार्टिकल का पूछा, ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर मास होगा, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो अगर चार्ज है तो मास होगा। तो आप एक बात और ध्यान रखना कि अगर दो पार्टिकल है और सिस्टम के पास नेट फोर्स 0 है, मे बी F12 हो, मे बी F21 हो, कुछ भी हो, F12 21 हो सकता है, लेकिन अगर F नेट 0 है तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, और मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। m1 m2 क्या है बेटा, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 and 2। और सेकंड क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, हमेशा रेस्ट में रहेगा, तो वहां से निकाल देंगे m1x1 प्लस m2x2। इस दोनों पे प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको हम करा चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए सर, दो टाइप के क्वेश्चन तो सर आपने करा दिया, ए में वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट निकालना, ए इज इक्वल टू dv/dt और dv/dx, ये सारा कुछ सर मेरा क्लियर हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर में चलते हैं बेटा, आपको भी पता है F इज इक्वल टू mg होता है, सभी बच्चे को पता है ये तो। अगर बॉडी के पास अगर मास m हो, g ग्रेविटी, तो mg हो जाएगा। तो सर अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली है कि ये नीचे जाते जाएगा, और इसको बैलेंस करना होगा तो ऑब्वियसली है कोई फोर्स ऊपर जाएगा, तो F इज इक्वल टू mg। और हम आगे आपको पूरा डिटेल में ये टॉपिक को पढ़ाएंगे बेटा। इस टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जहां पे प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रॉन दौड़ाएंगे, प्रोटॉन दौड़ाएंगे, अल्फा पार्टिकल दौड़ाएंगे, बीटा पार्टिकल, पूरा एक टॉपिक है, 1.5 घंटे का टॉपिक ये पढ़ाते हैं हम लोग, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो बताइए एफ को बैलेंस करेगा mg, और अगर ये इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स हो गया तो ऑब्वियसली है k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg हो जाएगा कि नहीं। वही देखिए k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। अब कोई बच्चा, अभी आगे की बात है लेकिन फिर भी बस आप जो बच्चे पास आउट है वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई पॉइंट चार्ज पार्टिकल, या इसी तरीके से एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यों, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि जो बच्चे 12 में है उनको थोड़ा सा परेशानी आएगा कि सर ये ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए एफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बराबर एम जी। बहुत फेमस इक्वेशन है, क्यू इज इक्वल टू एम जी। इससे हम पूरा का पूरा डील करेंगे बेटा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो समझ में आ गया सर। थर्ड टाइप का अगर एफ इज इक्वल टू ग्रेविटी का, देखो यहाँ पे ए का कॉन्सेप्ट था बेटा और यहाँ पे जी का कॉन्सेप्ट था। ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे क्या था, ए यहाँ पे क्या था, नॉर्मल एक्सेलरेशन था, और यही ए को बराबर जी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया सर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी समझ में आ गया। ठीक है बेटा, रब करें इसको भी। सर तीसरा पॉइंट भी मेरा क्लियर हो चुका है। आगे देखिए बेटा, आगे है फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट में। आपको पता है कि अगर एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, mg, और एफ लिमिटिंग क्या होता है बेटा, न्यू इंटू एन, मीन्स न्यू इंटू नॉर्मल के बराबर क्या कर देंगे बेटा, mg। तो अगर देखो तो ये भी फ्रिक्शन फोर्स है, और अगर मान लेते हैं इसको कभी बैलेंस करना होगा, इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फोर्स है, ऑब्वियसली है दिस फोर्स को बैलेंस क्या कर देंगे, q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नॉर्मल हमेशा mg नहीं होता बेटा, इसलिए हम लोग को भी कॉन्सेप्ट पता है फ्रिक्शन का, बस हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं। बच्चा बोलेगा कि सर अगर इस तरीके से फोर्स अगर लग गया तो एफ, तो ऑब्वियसली अगर ये थीटा होगा तो ये एफ कॉस थीटा, ये नॉर्मल, और नीचे क्या जाएगा बेटा, mg, सभी को पता है। अगर सिचुएशन ये ना होकर के अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे हो गया तो क्या होगा बेटा, एन mg cos थीटा, और इधर क्या लगता है बेटा, mg sin थीटा।
अब बताइए, तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन में नॉर्मल डिफरेंट हो सकता है कि नहीं। हम एक केस लेकर के चले हैं, अगर N इज इक्वल टू mg होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स न्यू mg के बराबर, और इधर इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो कभी भी न्यू निकालने के लिए अगर पूछे और इलेक्ट्रिक ओरिजिन फोर्स इन्वॉल्व हो तो तुम समझ जाओ कि क्या बोलना चाह रहा बेटा, वो फ्रिक्शन फोर्स को कहीं ना कहीं बैलेंस करवा रहा इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फोर्स है। सर ये सारा कुछ क्लियर हो गया। फिर सबको पकड़े रहते बेटा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यू वगैरह निकालना है और रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फोर्स है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। समझ में आने लगा बेटा। नेक्स्ट, सभी को पता है सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, अंदर में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेंटर के तरफ। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर प्लस पिटल मीन्स लब होता है, सेंटर के साथ उसका लब मीन्स इनसाइड द इस किसी बॉडी में अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बेटा, अलोंग द सेंटर। तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, पॉजिटिव अट्रैक्शन या रिपल्सन, इस तरह से कुछ हो रहा और वो मोशन कर रहा सर्कुलर मोशन में, और वहाँ से आपको वेलोसिटी पूछ दे या ओमेगा पूछ दे तो क्या दिमाग लगाओगे। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा तो F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर बाई आर, और v बराबर क्या होता है बेटा, v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, या वही बात है ओमेगा और। तो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, m ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर हो गया। मीन्स कभी भी सर्कुलर मोशन का है तो एक फोर्स तो आपके एकदम दिमाग में क्लियर है, वो क्या है, F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। और इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फोर्स की बात अगर करेगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेगा, अट्रैक्शन होते रहेगा, तो एक तो फोर्स आपको फिर से मिल जाएगा क्या बेटा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ पे k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। अगर कर दोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ तो क्या किया बेटा, सर्कुलर मोशन को भी डील कर लिए हम लोग आराम से, सर्कुलर मोशन भी सर डील हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं वही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में समझो बेटा, ये तो इतना बड़ा एंगल नहीं होता, बहुत छोटा सा एंगल होता है। इस पे भी 4-5 क्वेश्चन करा देंगे। मान लेते हैं कि अगर ये है बेटा इस तरीक़े से बॉल है और इसमें टेंशन T है, ये थीटा है बेटा। तो जब ये बात सुनो, जब ये थीटा होगा बेटा तो ये भी थीटा होगा। मीन्स सर यहाँ पे क्या हो गया, सर ये थीटा होगा तो सर ये भी थीटा हो गया। तो अब बताओ तो बेटा, अगर ये थीटा हो गया और ये टी है तो बताओ तो इसका थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। क्लियर हो गया। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के साथ कंबाइंड कर रहे हैं, ये टी हो गया। और मान लेते हैं यहाँ पे भी एक कोई चार्ज पार्टिकल है Q1, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है Q2। मान लेते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। ये दूर भागना चाहेगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करना चाहेगा। मीन्स कहीं ना कहीं इधर के डायरेक्शन में F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इधर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर आ जाएगा। तो टी को तो ब्रेक कर लिए बेटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और इधर पे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स यहाँ से भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, या तो वो थीटा पूछ देगा, या तो वो मास पूछ देगा, या तो वो टेंशन पूछ देगा, या तो स्ट्रिंग का लेंथ पूछ देगा। इस पे तो 5 प्रॉब्लम करेंगे ही हम लोग, लेकिन अभी जस्ट आपको बेसिक बता रहे हैं कि किस तरीका से प्रॉब्लम डील होगा। क्योंकि ये Q1 के पास आपका मास भी है बेटा, तो बताओ तो नीचे के डायरेक्शन में क्या चला जाएगा बेटा, mg नीचे के डायरेक्शन में चला गया। तो अब देखो तो साफ mg को कौन बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ऑब्वियसली है, जब इसको ये बैलेंस करेगा तो सर अट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे क्या लेकर के चलेंगे हम लोग, रिपल्सन। दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों इधर भागेगा तो इधर के ओर, और इधर के ओर टी साइन थीटा, इधर के ओर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो समझ में आ गया सर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहे, और इस पे कराएंगे 3, 4, 5 प्रॉब्लम कराएंगे बेटा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन भी क्लियर हो गया, पेंडुलम प्रॉब्लम भी हो गया, जहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के साथ कूलम्ब्स लॉ को हम लोग डील किए। अब नेक्स्ट है बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में सोचो ना, यही पेंडुलम को अगर हम वाटर में लेकर के आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा बेटा, ग्रेविटी, यहाँ पे बॉयंसी फोर्स जो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वो सब कुछ हम बताएंगे कि वॉल्यूम में क्या होता है, इमर्स्ड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है, डेंसिटी किसका लिया जाता है, जी क्या लिया जाता है। मीन्स समझो बात को कि अगर किसी भी चीज़ को अगर वाटर में डीप कर देते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में एक बॉयंसी फोर्स आ जाता है, वही एक एडिशन कॉन्सेप्ट आएगा। और 2 चार्ज पार्टिकल को अगर डीप कर दिए बेटा, सुनो,
Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। और अगर मान लेते किसी पेंडुलम के साथ करके हम लोग डीप कर दिए तो ऑब्वियसली है कि सर जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे बताए थे सेम कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या आएगा, बॉयंसी फोर्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बॉयंसी फोर्स के बारे में जानना होगा कि डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है, जी होता है, डेंसिटी वाटर का लेते हैं, जो मीडियम का है उसका लेते हैं, वहाँ पे पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में डील करेंगे। मीन्स कभी भी डीप इन वाटर होगा तो डीप इन वाटर में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ही आएगा। बैलेंस करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में बॉयंसी फोर्स जो होता है, आपको बस ये दिमाग में रखना है कि बॉयंसी फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। कैसे एक्ट होगा, क्या होगा, वो तो हम इस क्वेश्चन में बताएंगे। अभी तो जस्ट हम बता रहे हैं किसके किसके साथ कंबाइंड कर रहे हैं। अब जो बहुत बड़ा टॉपिक आता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसके साथ एसएचएम के साथ बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स का एसएचएम के साथ कॉन्सेप्ट आता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ के साथ, तो सबसे पहले बताएंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होगा, एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा। एसएचएम होने के लिए बेटा ये सारे कंडीशन हैं। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए बट ऑपोजिट इन नेचर होना चाहिए। मिस डिस्प्लेसमेंट अगर इधर आप सोच के देखो ना बेटा, इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर पेंडुलम को आप इधर लेकर के जा रहे हैं, मिस आप इधर एक्सेलरेट, आप इधर डिस्प्लेसमेंट दिए, लेकिन पेंडुलम किधर आना चाहता है, पेंडुलम इधर आना चाहता है। और जब आप इधर करते हैं तो पेंडुलम किधर आना चाहता है, इधर। मिस सर कर रहे हैं इधर तो आना चाहता है इधर, इधर कर रहे हैं तो आना चाहता है इधर। तो यहीं पे आपका एसएचएम का कॉन्सेप्ट और बनाएंगे। तीन तरह से डील करेंगे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉब्लम को। पहला कि चेक कराएंगे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, कि चेक करिए कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो स्टेबल अनस्टेबल सब कुछ समझा देंगे कि यहाँ पे बॉल रहता है तो अनस्टेबल होगा, यहाँ पे रहेगा तो स्टेबल होगा, यहाँ पे होगा तो न्यूट्रल होगा। तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो एक तरह का प्रॉब्लम करा देंगे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का। दूसरा, अगर वो एसएचएम हुआ, इफ एसएचएम, अगर वो एसएचएम होगा तो फिर आप उसका ओमेगा निकालिए, मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए, टाइम पीरियड निकालिए, या उसका फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए, टाइम पीरियड निकालिए। कब? जब एसएचएम होगा तब। ऑसिलेशन अगर होगा तो वहां पे जरूरत नहीं है आपको टाइम पीरियड वगैरह निकालने का। और एक तरह का प्रॉब्लम आएगा बेटा, दो चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2, Q3 को हम रखना है तो Q3 को बीच में रखे, Q1 के तरफ रखे, Q2 की तरफ रखे, किधर रखे कि सिस्टम आपका बैलेंस्ड हो जाए, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो थर्ड चार्ज के साथ भी कई बार प्रॉब्लम आता है, तो थर्ड चार्ज को भी डील कराना सिखाएंगे हम कि अगर दो पॉजिटिव है, अगर दो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चार्ज को रखना है तो आप यहाँ रखोगे, या पॉजिटिव को यहाँ रखोगे, या यहाँ रखोगे। ये सब कुछ डील कराएंगे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम लगेगा बेटा, 2 घंटे का टाइम लगेगा, पूरा डील कर देंगे 2 घंटा 3 घंटा में पूरी तरीके से डील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ अटैच करना है। ये तो सर सभी को पता है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग सेम आता है, फार्मूला भी देखिए तो लगभग सेम आता है इस तरीके से दोनों ये। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, बट कूलम्ब्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर, दोनों हो सकता है। लेकिन दोनों क्या है बेटा, सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स आया तो मीन्स आप 3 बातें लेकर के आएगा। सेंट्रल फोर्स मीन्स कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, वर्क डन इंडिपेंडेंट होगा पाथ से, राउंड ट्रिप में 0 होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। तो दोनों सेंट्रल फोर्स है। तो देखो बेटा, दोनों को जब हम अगर दोनों ग्रेविटेशन और इसको कंबाइंड करेंगे, तो जब कंबाइंड कर देंगे बेटा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या हो जाएगा, जी के तो पता है m1 m2 q1 q2 r² कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम निकलवाएंगे बेटा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो। मान लेते हैं किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो क्या होगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई G M1 M2, यही आने वाला है। तो ये दोनों का तो कोई हेडेक ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए कराएंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन के लिए कराएंगे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। आई थिंक पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर ग्रेविटेशन के साथ आप किस तरह से क्लब करिएगा। तो ग्रेविटेशन के साथ भी आपका क्लबिंग हो गया बेटा। अब लास्ट जो आपको हम बताए थे बेसिक प्रॉपर्टीज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लेते हैं 2 चार्ज बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हो रहा, तो यहाँ से आप क्यू निकाल लोगे बेटा।
और जहां Q निकला तो क्या लगा दोगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं कि बताए थे ना 3.11 ग्राम कॉपर में से इतना कुछ निकल रहा, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जो 3.11 ग्राम कॉपर पिन्नी से निकाल रहे थे। तो क्या बताए थे, अवोगाड्रोज नंबर में 63.5, इसलिए 3.11 में क्या था बेटा, याद है 6.023 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 63.4 इंटू 3.11, इस तरह से करके आया था। और इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 से मल्टीप्लाई कर देते थे। उन्हीं बच्चे को क्लियर होगा जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम कराए थे। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा, और जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हुआ वहाँ पे चार्ज पता होगा। फिर दूसरे चार्ज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से डील कर देते हैं क्वांटाइजेशन को। ठीक है सर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बोले थे, मान लेते हैं दो पार्टिकल है ए बी, तो एक बॉडी ए है चार्ज है तो Q चार्ज है, और बी बॉडी अनचार्ज है, बी बॉडी अनचार्ज है तो इस पे 0 है। दोनों को आपस में मैच करो, दोनों को आपस में क्या बोला गया कि टच किए फिर सेपरेट कर दिए। जब सेपरेट कर दिए तो Q/2 और Q/2 आ गया कि नहीं, Q/2 आ गया। तो ए बी के साथ तो ये हो गया, अगर टच किए और सेपरेट कर दिए। फिर क्या बोलेगा कि सी बॉडी को इंट्रोड्यूस कर दिए, किसी सी बॉडी को इंट्रोड्यूस कर दिए जिसका चार्ज है Q, और उसके बाद ए और सी के साथ टच किए। तो ए सी के साथ टच करोगे तो ए, ये वाला बॉडी है ए बेटा, ये बॉडी है बी, ए सी के साथ जब टच करोगे तो Q प्लस Q/2 कितना हो जाएगा बेटा, 3Q/2, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3Q/4 और 3Q/4। मीन्स क्या हो गया बेटा, ए पे हो गया 3Q/4 और बी पे हो गया Q/2 और सी पे भी हो गया क्या बेटा, 3Q/4। अब वो पूछ देगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ऑब्वियसली है, अब क्या लेकर के चलोगे बेटा, 3Q/4 इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन करा चुके हैं ऑलरेडी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, किस तरीके से बॉडी को टच करते हैं और फिर बॉडी को सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो गया किससे रिलेटेड बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी पे होगा, और दूसरा कंजर्वेशन पे प्रॉब्लम देगा, या तो कंडक्शन पे भी दे सकता है कि मान लेते हैं दो बॉडी था, दो बॉडी दोनों पे चार्ज था Q/2। अब दोनों बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर दिए। अब पता है अगर रेडियस सेम होगा, अगर रेडियस सेम होगा तो क्या होगा बेटा, फिर दोनों पे इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। या मान लो कि शुरू में तो Q/2 था, उसके पहले मान लेते हैं एक पहले न्यूट्रल बॉडी ले लो ना, उसके बाद पहले न्यूट्रल बॉडी ले लो और इस पे ले लो चार्ज Q। ठीक है, एक स्टेप और पहले से चलते हैं। एक बॉडी न्यूट्रल था, दूसरा बॉडी चार्ज था Q, दोनों को आपस में वायर से कनेक्ट किए और दोनों का रेडियस मान लेते हैं सेम आ गया, तो कितना होगा बेटा, Q/2 दोनों वायर के साथ कर दिए। अब बोलना चाह रहा है कि कोई तीसरा बॉडी लेकर के आए और इसके बाद ये वायर को क्या कर दिए बेटा, डिस्कनेक्ट कर दिए। वायर को डिस्कनेक्ट कर दिए तो इस पे Q/2, इस पे भी Q/2 हो गया। मान लेते हैं कोई सी बॉडी लेकर के आए जिसका चार्ज है 2Q। अब इसको हम क्या किए बेटा, वायर बी के साथ कनेक्ट कर दिए। वायर बी के साथ इसको कनेक्ट करोगे, जब वायर बी के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2Q प्लस Q/2 5Q/2। और फिर बोला कि वायर को रिमूव कर दिए, जब वायर को रिमूव कर देंगे तो 5Q/4। अब जिस पे वो पूछेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए बी और बी सी और सी ए, कैसा भी पूछेगा आप डील कर सकते हो। और बहुत अच्छा प्रॉब्लम आएगा तो ये क्या बोल देगा कि एक तो चार्ज है मान लेते हैं Q जिसका रेडियस है 2R, लेकिन दूसरे का भी रेडियस है R, और ये बॉडी अनचार्ज है, मतलब Q इज इक्वल टू 0 है। अब बोलेगा कि इसको वायर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब क्या बोलेगा बेटा, वायर के साथ कनेक्ट कर दिए। तो जैसे वायर के साथ कनेक्ट कर दिए तो अब यहाँ पे अगर बच्चा किया Q/2 और नीट का बच्चा रहा बेटा, तो जहाँ +4 आना चाहिए वहाँ पे डायरेक्टली -1 आएगा। तो इस तरीके से याद रखना, अब Q/2 नहीं होगा चूंकि 2R और R। अब निकालेंगे यहाँ पे Q1 और यहाँ पे निकालेंगे Q2। अगर याद होगा Q1 का फॉर्मूला तो क्या होगा बेटा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। Q2 पे कितना हो जाएगा, Q2 पे कितना हो जाएगा सर, इस तो अगर इसको सॉल्व करना है तो Q1 पे कितना हो जाएगा, R1 मीन्स इसका 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R मतलब 3R इंटू दोनों का चार्ज मीन्स कितना बढ़ जाएगा सर, 2Q/3। ऑब्वियसली जब एक 2Q/3 होगा तो दूसरा Q माइनस
2q/3 हो जाएगा। निकालना है तो ऐसे भी निकाल लो, अगर Q2 पे कितना आएगा बेटा r डिवाइडेड बाई 3r इंटू क्या आ जाएगा बेटा Q, देखो तो q/3। तो अब देखो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2q/3 और q/3। तो बेटा कहाँ से प्रॉब्लम निकाल देगा पता नहीं चल रहा। देखो तो कितना कॉन्सेप्ट को यहाँ पे चेक कर लिया, वो देख लिया कि क्या बच्चे को पता है कि डिफरेंट रेडियस में अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बस देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है। क्लियर हो गया बेटा। तो कंजर्वेशन भी सर क्लियर कर दिए। यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, जितने पीछे प्रॉब्लम कराए थे सबको कंबाइंड कर देगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो ये कितने टाइप के प्रॉब्लम करवा चुके दिखा दिए बेटा, 10 टाइप के, टोटल 10 तरह के इस तरह के प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। 10 तरह से हो गए। 11th नंबर क्या था बेटा, बताए भी थे अभी आपको जस्ट। 11 नंबर में क्या होगा बेटा, वही कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कुलम्स लॉ को याद है बेटा। कल फार्मूला कितना आराम से धीरे धीरे करके निकाले थे। एफ ऑफ एम इन वेक्टर में क्या होगा बेटा, के चार्ज ऑफ एन डिवाइडेड बाई एम और एन का मैग्नीट्यूड का होल क्यू, आर एम वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर। इस पे भी कम से कम 5, 6, 7 प्रॉब्लम कराएंगे, 5, 6, 7 प्रॉब्लम कराएंगे किस तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो 2 चार्ज रहेगा तो, और नहीं तो बेसिक क्या है बेटा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर बनाना है आप इसका यूनिट वेक्टर ले लो। जब यूनिट वेक्टर लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस आर इंटू आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, क्यूब। जब सिंगल तरीके से डील करना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। 2 चार्ज पार्टिकल के साथ डील करना होगा, ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये 11वां नंबर प्रॉब्लम था। और 12वां नंबर प्रॉब्लम देखा जाए तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा बेटा। थोड़ा सा पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ के बारे में जानते हो बेटा, यहाँ से शुरू कर देंगे पैरेललोग्राम लॉ के साथ, यहीं से प्रॉब्लम भी स्टार्ट कर देंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है बेटा, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि ये कोई ए है वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है। तो बोलेगा कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है। समझोगे बेटा, इस पे 7-8 प्रॉब्लम कराएंगे अभी। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बना देते हैं, यही इसका रिजल्टेंट होता है बेटा। और रिजल्टेंट क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, थीटा स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत नहीं है, आर वेक्टर। और आपको पता है कि रिजल्टेंट एक वेक्टर है, मिस ये भी कोई एंगल बना रहा, ये भी कोई एंगल बनाएगा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, tan अल्फा। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर tan अल्फा क्या हो जाता है। देख बेटा, tan के लिए क्या करेंगे पता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, ठीक है। अल्फा किसके साथ बना रहा है बेटा, ए के साथ। ए यहाँ पे लिखो प्लस बी और बी यहाँ पे, ये फार्मूला होता है बेटा tan अल्फा का। अब जो बच्चे पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हुए उनको समझ में आ गया कि सर ये क्या किए हैं। अब हम आपको ट्रिक्स बताए हैं थोड़ा सा कि tan अल्फा निकालना है अगर रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का तो निकाल दिए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर अल्फा आपको निकालना है, अल्फा है क्या, अल्फा चूंकि सर रिजल्टेंट एक फोर्स है, तो मैग्नीट्यूड तो ये दे दिया, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा। मान लेते हैं दोनों के बीच का अगर एंगल 70 है, तो ऑब्वियसली है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर दोनों के बीच का एंगल 70 और दोनों बराबर है तो आधा आधा डिवाइड होगा 35। तो ये 35 क्या हो गया, रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, ए के साथ, या रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, बी के साथ। तो समझ में आ गया अल्फा क्या है बेटा, अल्फा यही है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बी ए बी कभी भी धोखा दे सकता है। थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में अगर जानना है तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में भी हम काफ़ी इसका प्रूफ करवाते हैं। देख बेटा, इस तरीके से प्रूफ भी करवा देते हैं, बच्चों को क्लियर हो जाता है ये चीज़। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, ये थीटा है तो ये थीटा में क्या हो जाएगा बेटा, ये बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को, ये आर, ये बी साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा। मीन्स पता है आपका किस तरीके से आया बेटा, ये देखो, ये आर हो गया, ये बी साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब जब करोगे तो पाइथागोरस से क्या निकाल दोगे बेटा, आर स्क्वायर बराबर ये का स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको फार्मूला भी नीडेड है। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और tan अल्फा अगर निकालना है, tan अल्फा देखा जाता है a के साथ निकालना है, b के साथ निकालना है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग निकाल। अभी a के साथ अगर निकाल रहे हैं, a को बेटा अलग छोड़ दो, ए को रहने दो। tan कभी भी आएगा तो ऊपर साइन होगा, नीचे कॉस होगा। और ध्यान रखो, जो साइन के साथ b आ रहा वही कॉस थीटा के साथ भी b आ रहा कि नहीं, मीन्स b इसके साथ भी आएगा, b इसके साथ भी आएगा, बात खत्म। आ रहा बात समझ में? देखो ना यहाँ से, देखो ना यहीं से तो साफ समझ में आ रहा है, दिख भी रहा, याद क्या करना है, देखो ना दिख भी रहा। देखो बेटा समझ में आ गया होगा। tan अल्फा बराबर क्या होगा बेटा, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो समझ में आ गया पैरेललोग्राम लॉ पे भी किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारा का सारा क्या था बेटा, पैरेललोग्राम लॉ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। तो याद रखना बेटा, हमेशा पैरेललोग्राम लॉ के बारे में इस पे क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पैरेललोग्राम लॉ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 2-4 सिचुएशन आपको डील कर देते हैं बेटा, ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ये है a वेक्टर, ये है b वेक्टर, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा सा आपको डील इसलिए कर रहे हैं कि नीट और जेई में चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, हालांकि बच्चे को ध्यान में रहता है दोनों अब के बीच में r, दोनों के बीच में थीटा। अब देखो बेटा सिचुएशन नंबर, कुछ केस लेके चलते हैं, कुछ केस 1 लेकर के चलो। मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पे भी फोर्स F है, यहाँ पे भी फोर्स F है, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। एकदम ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टली मेमोराइज कर लोगे, मेमोराइज क्या करोगे, प्रॉब्लम ही याद हो जाएगा। अगर F और F है तो रिजल्टेंट इसका कितना होता है बेटा, √3f। और अल्फ़ा कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ये तो सोचने की ही बात नहीं है, अल्फ़ा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बेटा, ये r, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना जाता है बेटा, √3f। कैसे आएगा सर, सुनो, एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 60 मतलब 1/2 कैंसिल करेंगे तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 3f स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √3f। केस 2 में ले लो बेटा, केस 2 ले लो। अगर यहाँ पे f है, यहाँ पे f है, और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, सर कुछ नहीं होगा, √2f। क्यों होगा √2f, क्योंकि cos 90 अब बैठा हुआ है, cos 90 जैसे बैठा होगा cos 90 0, पूरा का पूरा खत्म कर देगा, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2f स्क्वायर, रूट से निकालोगे तो √2f। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देख लो बेटा 45 डिग्री रिजल्टेंट। और केस 3 में अगर बात करेगा, और बहुत पॉपुलर है बेटा, अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये f, तो कैसे डील करेंगे। तो जब ऐसा हो जाए तो r इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, f, और अल्फा बराबर क्या हो जाता है 60 डिग्री। ये कैसे डील कर दिए सर आप। cos 120 क्या होता है बेटा, cos 120 होता है -1/2। तो क्या हो जाएगा बेटा, f स्क्वायर प्लस 2f -1/2। तो 2 से 2 कटा, f स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, f स्क्वायर मीन्स r बराबर क्या हो गया, f। आई थिंक क्लियर हो गया वो कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा जल्दी इसको कंक्लूड कर देते हैं बेटा। ये चार्ट हमेशा याद रखना, ये चार्ट जितना याद रखोगे आपके लिए सवाल उतने आसान होंगे। ये कम से कम 3 याद रखना। अगर 2 एंगल के बीच में 60 हो, 2 फोर्स के बीच का एंगल 90 हो, 2 फोर्स के बीच का एंगल 120 हो, ये है f, 2 फोर्स f और f दोनों सेम हो, यहाँ पे भी f और f दोनों सेम हो, f और f दोनों सेम हो, तो 60 डिग्री पे क्या जाता है बेटा, √3f। 90 डिग्री पे क्या जाता है बेटा, √2f। 120 डिग्री पे क्या जाता है बेटा, f। और इसका अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। दोनों के बीच में निकलेगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। आया बात समझ में। चलो ये बच्चा पूछ देगा सर आप तो समझा दिए, दोनों के एंगल के बीच में जाएगा। अगर tan अल्फा से जाते तो बेटा, अगर tan अल्फा से जाते तो क्या हो जाता, बताओ बेटा क्या होगा, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। b मतलब f और साइन 60, कोई दिक्कत नहीं है सर। a मतलब फिर से f, और ये क्या हो जाएगा बेटा, b कॉस 60। f साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2, √3/2 होगा। यहाँ से क्या होगा, a प्लस f इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, a प्लस f/2। तो बताओ क्या हो गया बेटा, f इंटू √3/2, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 3f/2।
3f/2, 2 से 2 कटा बेटा, f से f कटा, √3 से क्या बेटा 1/√3। अब बताओ tan अल्फा किस कंडीशन में 1/√3 आता है, मीन्स ऑब्वियसली अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। उसी तरीके से सब डील कर सकते हैं। तो सर ये वाले चार्ट पे अब हम आगे चल करके प्रॉब्लम शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज पे, ठीक है बेटा। ये चार्ट थोड़ा ध्यान में रखना और रटना उठना कुछ नहीं, इतने प्रॉब्लम कराएंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और चीज़ें याद भी हो जाएगी। तो इतने तरीके से हम लोग क्लब किए कूलम्ब्स फोर्स को मैकेनिक्स के साथ, कम से कम 12 या 13 टाइप से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे एकदम वेक्टर से, काइनेमेटिक्स से, सर्कुलर मोशन से, फ्रिक्शन से, वर्क पावर एनर्जी से, ग्रेविटेशन से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। उसके बाद वेक्टर में ही आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ, और फिर सेपरेट पढ़ाएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये पूरा का पूरा आपका इंट्रोडक्शन था बेटा। अब एक एक टॉपिक हम शुरू करेंगे, एक एक तरह से डील करेंगे। जस्ट लाइक अभी इक्विलिब्रियम पे प्रॉब्लम करा देंगे पैरेललोग्राम के साथ रिलेटेड, मीन्स कूलम्ब्स लॉ और पैरेललोग्राम के साथ किस तरीके से चार्ज रखा हुआ है और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो रिजल्टेंट पे भी जस्ट हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं, कम से कम 5, 6, 7, 8 प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद खत्म करते हैं।